नमस्कार जी, देश प्रदेश देख रहे ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਾਨੀਆ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਨਟੇਕ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ, ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ मिस्टर प्रदीप बालन जी आए हैं जो सानू कई सवालों का जवाब देंगे। सब तो पहले तो असीं उन्हां दा स्वागत करते हैं। सत श्री अकाल सर। थैंक यू। सत श्री अकाल सर। अज असीं पुछना चाहते हैं कैनेडा कंट्री नूं लैके, आस्ट्रेलिया नूं लैके ते न्यूजीलैंड नूं लैके। सब तो पहला सर, कैनेडा दा प्रेजेंट सिनेरियो की है? देखिए, आज की डेट में अगर हम कनाडा की बात करें तो जैसे सबको पता है कि एसडीएस इम्प्लीमेंट हो चुका है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी कैटेगरी है और जेनरिक है। तो वीज़ाज आने स्टार्ट हो गए हैं। जो एसडीएस में फाइल स्टार्ट हुई थी लगी थी 8 जून के बाद, तो वो वीज़ाज स्टार्ट हो चुके हैं। और इवन के जिन बच्चों की फाइलें जेनरिक में लगी हैं 8 जून के बाद, उनके भी वीज़ा आ रहे हैं, लेकिन उनमें मिला जुला आ रहा है। कई रिफ्यूजल्स भी देखने को मिली है मार्केट में और वीज़ाज भी लगे हैं। तो कहने का मतलब ये है, और यूनिवर्सिटी कैटेगरी के सक्सेस रेट हमेशा हाई रहा है अभी भी। एसडीएस में अच्छा सक्सेस रेट है आपका, जेनरिक में मतलब ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन मान लो 10 फाइलें हैं, 10 में से 1-2 रिफ्यूजल्स भी निकल के आ रही हैं। और इसके अलावा अगर हम यूनिवर्सिटी कैटेगरी बात करें तो यूनिवर्सिटी कैटेगरी में भी वीज़ा है। तो दोस्तों यहाँ कीप इन माइंड एक चीज़ का आपने ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जेनरिक में फाइल लगा रहे हैं तो उसको थोड़ा सा केयरिंग होके काम करना पड़ेगा। एक तो पहली बात, कोशिश करो कि आपके 6 ईच आ जाएं। 6 ईच आएंगे तो डेफिनेटली आपका एसडीएस में फाइल लगेगी। अगर 6 बैंड नो लेस देन 5.5 आ जाते हैं, 6 बैंड नो लेस देन 5 भी आ जाते हैं, तो अगर एसडीएस में तो आप फॉल नहीं करते। लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि आप यूनिवर्सिटी कैटेगरी में अपनी फाइल लगाओ, क्योंकि यूनिवर्सिटी कैटेगरी का सक्सेस रेट भी हमेशा हाई है। इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड ऑप्शन आता है दैट इज जेनरिक। अगर जेनरिक में फाइल लगानी है तो अगेन यहाँ आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपका कंसल्टेंट क्वालिफाइड होना चाहिए। कोशिश हो कि वो रिलीवेंट कोर्स में आपका एडमिशन्स कराए। रिलीवेंट कोर्स हमेशा मैटर करेगा। और छोटे मोटे कॉलेज में, क्योंकि आज की डेट में जब डीएलआई सबके पास है, जिस कॉलेज के पास डीएलआई है वो 1-2 कमरे का कॉलेज भी होगा और इसके अलावा बहुत बढ़िया कॉलेज भी होगा। तो प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट यू कि भाई अगर प्राइवेट कॉलेज में भी आप जा रहे हैं तो कोशिश करो जेनरिक के अंदर कि आपके पास कॉलेज अच्छा होना चाहिए, रिलीवेंट कोर्स हो, और थोड़ा सा भीड़ के एरिया से हट के जाओगे और टाइम पे फाइल लगेगी। साथ साथ में एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, हमेशा मैटर करता है। अगर एसओपी में आप अच्छी तरह से वाई कनाडा, वाई पर्टिकुलर दिस कोर्स कंटेंट, आउटकम ऑफ दिस कोर्स, कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको किस टाइप की जॉब और किस टाइप की आप बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हो, वो आपको अगर सारी चीज़ें वीज़ा ऑफिसर को अपनी एसओपी में लिख के सेटिस्फाई करते हैं, प्लस में एक इंटेंशन आपकी होनी चाहिए जेनरिक के अंदर कि यू विल कम बैक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी, मतलब स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपने कनाडा छोड़ देना है। ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपकी जेनरिक के लिए फाइल लग रही है, एसओपी में सारी चीज़ें मैंशन हैं, प्लस में आपके पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन के हिसाब से उनकी इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर, तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट, ये बहुत सॉलिड है, तो वीजा चांसेस अगेन विल बी हाई इन द जेनरिक। तो इन चीजों का आपने खास ध्यान रखना है। अगेन मैं सिंपल वर्डिंग में एक ही चीज कहना चाहूंगा, ट्राई टू गेट 6 बैंड, 6 ईच के साथ फाइल लगाओगे एसडीएस में जाइए। 6 बैंड आगे किसी में 5.5 या 5 है तो सेकंड ऑप्शन मैं आपको बोलूंगा कि आप यूनिवर्सिटी कैटेगरी में अप्लाई करिए। थर्ड ऑप्शन अगर आपने जेनरिक में लेना है तो कंसल्टेंट अच्छा होना चाहिए, रिलीवेंट कोर्स हो, टाइम पे फाइल लगे, भीड़ का पार्ट ना हो। भीड़ का पार्ट मतलब आपने ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया को थोड़ा सा हट के अगर जाओगे तो इट विल बी मोर बेटर। और आपकी फंडिंग ठीक ठाक होनी चाहिए, एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ठीक होना चाहिए, जिसमें वीजा ऑफिसर को आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए कि आप सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं, और आपके पेरेंट्स की ऑक्यूपेशन के हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर सॉलिड होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें जेनरिक में अच्छी होंगी तभी सक्सेस रेट हाई रहेगा जेनरिक में। जी सर, बड़ा सुनन चाह रहे कि रूल चेंज हो रहे हैं। सो बच्चा जो बाहर विजिट करता है केड़े डाउट्स लेके जाता है? किस कंट्री की आप बात कर रहे हैं? सर कनाडा में तो देखिए रूल जो चेंज होना था वो हो ही चुका है, जैसे कि एसडीएस आ चुका है, तो इसके अलावा तो और तो अभी कोई रूल चेंज होगा नहीं। बट हाँ, डेफिनेटली अगेन कुछ स्टूडेंट्स को, मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को मिलता हूं कि उनको पता ही नहीं होता कि एसडीएस इंप्लीमेंट हो चुका है, उनके लिए नई चीज़ है कि रूल चेंज हो रहे हैं। तो आई विल सजेस्ट कि थोड़ा सा रिसर्च करके जरूर चलें, और प्लीज़
मैंने एक चीज़ देखी है कि आइल्स सेंटर्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इतने सीरियस नहीं है, सीरियस ना होने के कारण उनके 6 ईच नहीं आ पाते। तो कीप इन माइंड आपने हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क का मतलब ये है डेली 8 घंटे की आप पढ़ाई करो। बहुत से इंस्टीट्यूट्स मैंने मार्केट में देखे हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे पढ़ाते हैं, गुजारा नहीं होना है। कीप इन माइंड बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है वो तो उसको तो सिर्फ एक गाइडेंस की जरूरत है, वो आराम से 6 बैंड, 7 बैंड, 8 बैंड ले सकता है। लेकिन जो एवरेज बच्चा है या थोड़ा सा अबव एवरेज बच्चा बट एक्सीलेंट नहीं है, उसको हार्डवर्क की जरूरत है। 8 बैंड की तैयारी, उसको 7 बैंड की उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, 8-8 घंटे की तैयारी करनी पड़ेगी, जिसमें रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग ट्वाइस होनी चाहिए। आपकी ग्रामर, मैंने देखा है कि बहुत से बच्चों की ग्रामर वीक होती है, मतलब वो +2 कर चुके हैं, 12th कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, लेकिन उनको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस का ही नहीं पता है। तो वो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें, अपनी ग्रामर पर वर्क करें। तो वेस्टर्न ओवरसीज एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो 8 घंटे की पढ़ाई कराता है, ग्रामर फ्री देता है, साथ साथ में न्यूज़पेपर लगा रखा हमने इंस्टीट्यूट्स में, हर एक बच्चे को न्यूज़पेपर मिलता है और उनकी रीडिंग कराई जाती है। और इसके अलावा जब बच्चा शाम को घर जाता है तो होमवर्क अलग से मिलता है। इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे किसी भी इंस्टीट्यूट्स में हैं तो आपका स्कोर आएगा। कीप इन माइंड, अगेन मैं बोलना चाहूंगा, एसडीएस जैसे 6 ईच की इंप्लीमेंट हो चुका है तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी आइल्स सेंटर्स में। एक अच्छा इंस्टीट्यूट जिसके पास टिप्स एंड स्ट्रेटजी की यूनिक होनी चाहिए और टीचर का डिलीवरिंग मेथड अच्छा होगा। टीचर का अगर टीचिंग मेथड अच्छा है, डिलीवरिंग मेथड अच्छा है, इंटरेस्ट बनना है, तभी आपका स्कोर आएगा, अदरवाइज स्कोर नहीं आएगा, अदरवाइज आपको बोरिंग लगेगा। एक चीज़ और है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ा सा फनी वे में चलते हैं और अपना पेपर देते हैं बगैर टीचर से बात करे, कि टीचर्स को ये नहीं पता होता कि बच्चे ने एग्जाम फिल भी कर दिया है, और पता लगता है कि वो अभी बेसिक में बैठा है, इंटर में बैठा है, एडवांस में पहुंचा ही नहीं, उस हिसाब से उसकी प्रिपरेशन नहीं हो रही। तो बच्चे इस तरह से आप शताब्दी में बैठ के मत आइए, हार्डवर्क करिए, टीचर से पूछिए कि यस आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। टीचर जब आपको बोले कि यस बेटा अब आप एग्जाम दीजिए, उस हिसाब से टीचर को पता होगा कि हाँ आपकी किस हिसाब से आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं और किस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन करानी है। ये हमेशा मैटर करता है और वेस्टर्न ओवरसीज में इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखा जाता है, तभी बच्चों के 7 बैंड, 7.5 बैंड, 8 बैंड, 9 बैंड तक आते हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट अगेन, एक चंगा इंस्टीट्यूट, डिलीवरिंग मेथड जिसका अच्छा हो और जो पैसे के लिए काम ना करता हो, आपके करियर के लिए काम करता हो, उस इंस्टीट्यूट पे आपको जाना है और 7 बैंड, 6.5 बैंड, 6 ईच लेने हैं, उसके साथ आप फाइल लगाओगे तो ज्यादा बेटर है। जी सर, मैं पूछना चाहनी है कि प्राइवेट कॉलेजेस से गवर्नमेंट कॉलेजेस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कुछ फर्क है क्या स्टडी वाइज, या टफ है या इजी है? देखिए अभी एसडीएस इंप्लीमेंट हुआ, इससे पहले एसपीपी था। एसपीपी के अंदर सारे के सारे मतलब जितने भी कॉलेज थे वो गवर्नमेंट कॉलेज थे या फिर यूनिवर्सिटीज थी। तो पहली बात तो ये चीज़ आने वाले टाइम में इस चीज़ का पता लगेगा कि हाँ डेफिनेटली कुछ कॉलेज छोटे भी हैं और छोटे कॉलेज होंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों को आने वाले टाइम में हो सकता है कि एजुकेशन की तरफ उनका ध्यान ना दिया जाए। तो यहाँ से कॉलेज जो आपने अटेंड करना है तो थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कि भाई कॉलेज की रेपुटेशन को ध्यान में रखते हुए आपने लेना है। कुछ डिफरेंस हो सकता है लेकिन बाहर कंट्री है, कनाडा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे क्वालिटी पे हमेशा ध्यान दिया जाता है। कई बार छोटे कॉलेज भी बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। तो ये तो वही बात है कि अभी एसडीएस इंप्लीमेंट हुआ है तो छोटे कॉलेजों में बच्चे अब जाने स्टार्ट हुए हैं, तो फ्यूचर में क्या आउटकम होगा, फ्यूचर क्या होगा वो आगे पता लगेगा। बट अगेन आई विल रिक्वेस्ट टू, जब भी आपने जाना है तो आप अपने कॉलेज के बारे में रिसर्च करके जरूर चलें। एक चीज़ को और आपने ध्यान रखना होगा कि एसडीएस के अंदर वो सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी आते हैं जिसके पास डीएलआई है। तो डीएलआई प्राइवेट कॉलेज के पास भी है, प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज के पास भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के पास भी है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के पास भी है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना कि कौन सा कॉलेज पीएसडब्ल्यू दे रहा है, कौन सा कॉलेज में प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा अप टू 3 ईयर का। तो मेजोरिटी ऑफ द जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें पीएसडब्ल्यू नहीं है जी। हाँ वो बच्चे उसमें जाते हैं, कॉलेज चंगे भी हैं, अच्छे भी हैं, वो उसमें जाते हैं, वहां जाके जो 1 साल स्टडी कंप्लीट करके किसी और कॉलेज में एडमिशन लेते हैं जो पीएसडब्ल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो डेफिनेटली स्टडी कंप्लीट करने के बाद पीएसडब्ल्यू मिलेगा। तो बट यहां से जानते हुए आपने ये चीज जरूर देखनी है कि आप किस कॉलेज में जा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज है या गवर्नमेंट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज में अगेन मैं बताना चाहूंगा, जो मैडम का क्वेश्चन है मैं कोरिलेट करके बता रहा हूं कि प्राइवेट कॉलेज में जो आप जा रहे हैं तो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं, कुछ नहीं बहुत ज्यादा कॉलेज ऐसे हैं जिसमें स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको पीएसडब्ल्यू नहीं मिलना है। इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है। इमिग्रेशन की वेबसाइट है www.cic.gc.ca। इसमें जब आप जाएंगे तो एक इमिग्रेशन का कॉलम आएगा, इमिग्रेशन में क्लिक करोगे तो स्टडी का ऑप्शन आएगा, स्टडी पे क्लिक करना। तो जब स्टडी पे क्लिक करोगे तो राइट हैंड में आपको डीएलआई इंस्टीट्यूट की लिस्ट मिलेगी। जब डीएलआई इंस्टीट्यूट पे लिस्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको प्रोविंस वाइज आपने किस प्रोविंस का कॉलेज सर्च करना है, तो वो प्रोविंस वाइज आप जब प्रोविंस आप डालोगे तो
ऑल को क्लिक करोगे तो सारे कॉलेज खुल के आ जाएंगे। तो उसमें लिखा होगा कॉलेज का नाम, उसका कैंपस, और लास्ट में लिखा होगा PSW मिलेगा या नहीं मिलेगा। PSW मिलेगा मीन्स चाहे वो प्राइवेट कॉलेज है चाहे गवर्नमेंट कॉलेज है, मीन्स मिलेगा। जिसमें लिखा हो, इसमें तीन टाइप से लिखा होगा, यस नो। यस मीन यस, नो मतलब नो, नहीं मिलेगा। एक पे लिखा होगा यस ब्रैकेट में डिटेल्ड। डिटेल्ड का मतलब जब डिटेल्ड पे क्लिक करोगे तो लिखित में आएगा, लिखा हुआ आएगा कि इस कॉलेज में पर्टिकुलर कौन कौन से प्रोग्राम अगर आप करते हैं तो उसके बाद आपको PSW है। तो इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है, खुद रिसर्च करके जाना है। एजेंट्स, कंसल्टेंट, कबूतरबाज जो भी है उसके बहकावे में नहीं आना है। आप रिसर्च करेंगे तभी ये चीज पॉसिबल होगी। जी बिल्कुल सर। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਂਦੀ है वो बच्चे पे? देखिए मेरे पास एक परफेक्ट टीम है। हर कोई मतलब कोई भी अपनी लस्सी को खट्टी नहीं बताता, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि ये मेरा फैमिली बिजनेस है। मेरे को 14 साल हो गए। इसमें मेरे फादर और इसमें मेरी वाइफ, इसमें मेरा ब्रदर इन लॉ, मेरे ब्रदर सारे इन्वॉल्व हैं। तो कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट सेटिस्फाई हो, और वो तभी हो पाएगा जब सर्विसेज दी जाएगी। तो वी आर इन सर्विस इंडस्ट्री, जितनी अच्छी सर्विस देंगे तभी होगा। तो एक बच्चा जब हमारे पास आता है तो एक पूरा प्रोसेस चलता है। डॉक्यूमेंट काउंसलर्स को दिए, काउंसलर ने काउंसलिंग दी, उसके बाद वो एडमिशन टीम पे जाते हैं। एडमिशन टीम अप्लाई करती है। एडमिशन में भी हमारे पास कोई 1-2 लड़की नहीं है। अप्लाई करने के लिए अलग से टीम है, और ऑफर लेटर आने के बाद फाइलिंग के लिए अलग टीम है। और इसके बाद क्या नाम है, वो बाद में फाइल, जब वो फाइल प्रिपेयर हो जाती है तो वो फाइल मैनेजर के पास जाती है। मैनेजर के बाद वीज़ा डिपार्टमेंट हेड के पास जाती है, और उसके बाद फिर मेरे पास आती है। मैं उसको चेक करता हूँ, साइन करता हूँ, तब जाके वो एम्बेसी में अपलोड होती है, चाहे ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है। तो ये हमारा प्रोसेस है। तो डेफिनेटली मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी कोशिश ये होती है कोई गलती हमसे ना हो और बच्चे का वीजा लगे। बट हाँ, जिस टाइम बच्चे ने हमें डॉक्यूमेंट दिए उसी टाइम से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बट कुछ चीजें हमारे लिमिट में नहीं होती। कुछ कॉलेज क्या होता है कि ऑफर लेटर 1 वीक में भी दे रहे हैं, कोई 2 दिन में भी दे रहे हैं, कोई महीना भी लगा रहे हैं, कोई 1.5 महीना, 2 महीने भी लग जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बियॉन्ड, मतलब जो हमारी जुडिक्शन है उसकी बियॉन्ड से पीछे हो जाता है कि भाई हमारे हाथ बंधे होते हैं। बट अगेन हर एक कंट्रीज के टेरिटरी मैनेजर हैं जो रात को कॉल करते हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, डिपेंड करता है कि जो टाइम वेरिएशन उस हिसाब से यूनिवर्सिटीज कॉलेज में फॉलोअप के लिए रेडी रहते हैं। और वो हमारी कोशिश रहती है कि हर एक बच्चे को ऑन टाइम सर्विसेज मिले। जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਡੀਓ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਲਿੱਪ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मेरा एक नंबर है 9115017017। आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है वेस्टर्न ओवरसीज 172, आप उस पर भी अपने क्वेश्चंस लिख सकते हो। इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें जितनी भी वीडियोज हैं, जितने भी स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल उस पर मिलेंगे। यूट्यूब चैनल है वेस्टर्न ओवरसीज के नाम से, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। जी बिल्कुल सर। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਮੈਸੇजेस ਆ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि मैं मतलब किद्दां करा। सर ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। देखो एयरपोर्ट पे पहले भी होते थे, आज भी होते हैं। ये मतलब क्या है, आपको समझना पड़ेगा, ये हवा बना दिया है जी। देखो इमिग्रेशन ने वीजा दिया, ठीक है, वीजा देने के बाद बच्चे ने फ्लाइट पकड़नी है। फ्लाइट पकड़ेगा जब बच्चा, तो उसमें 2 प्रोसेस होते हैं, एक बोर्डिंग होती है, एक इमिग्रेशन होती है। बोर्डिंग जब होती है बच्चे की, तो बोर्डिंग का मतलब होता है जो उसके पास लगेज है वो पास होना होता है, तो उसकी वो स्क्रीनिंग प्रोसेस से निकलता है। तो पहले एयरलाइन से कांटेक्ट होता है। एयरलाइन में बोर्डिंग होने के बाद बच्चा इमिग्रेशन में जाता है। इमिग्रेशन में जो ऑफिसर्स बैठे हैं वो पूछेंगे, वो हमेशा पहले से ही पूछते आए थे, आप भी पूछते हैं। पहले क्या होता था, फॉर्म भरा जाता था। आज की डेट में फॉर्म नहीं भरा जाता और वीजा ऑफिसर के सामने सारी स्क्रीनिंग पे आ जाता है। तो वीजा ऑफिसर तो मतलब सॉरी इमिग्रेशन ऑफिसर, तो इमिग्रेशन ऑफिस पहले भी पूछता था, आज भी पूछता है। और इमिग्रेशन के ऑफिसर के हाथ में राइट है, वो किसी भी बच्चे को डिपोर्ट कर सकता है कि बच्चा अगर उनको लगता है कि कोई डाउट है, वो पोर्ट ऑफ एंट्री पे है, वो बच्चे को एंटर करने देंगे या नहीं करने देंगे। वो पहले भी था, आज भी था, ठीक है। वो पीछे कुछ फड़े गए हैं कुछ फेक स्टूडेंट्स, तो उसके कारण से और एम्बेसी मतलब अपनी इमिग्रेशन अलर्ट हो गई है। या उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारे कंसल्टेंट एजेंट्स जो हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल है। फेक GIC बना के देना, फेक फी रिसिप्ट बना के देना। अगर बच्चे को ऐसे उड़ाओगे तो ऐसा ही होगा। और दूसरी बात क्या होता है कि बच्चे को पता ही नहीं होता, जब जो इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा है, मेरे कंट्री में कोई आ रहा है, ठीक है, मुझे उसको एंट्री देनी, तो मैं देखूंगा ना बच्चा ठीक है या नहीं है। मैं पूछूंगा व्हाई यू आर गोइंग, किस कॉलेज में जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, क्या प्रोग्राम करने जा रहे हो। अगर यही चीज स्टूडेंट्स को नहीं पता होगी तो फिर क्यों। जिस बच्चे के 6 बैंड है, 7 बैंड है, उसको ये नहीं पता होता कि मेरे फाइल में डॉक्यूमेंट क्या है, उसको ये नहीं पता होता कि मैं क्या नाम है किस कॉलेज में जा रहा हूं,
कॉलेज का कैंपस कहाँ पे है, किस कैंपस में, एक कॉलेज का एक कैंपस नहीं है, किसी के 7 है, किसी के 10 है, किसी के 2 है, किसी का 1 भी है। कैंपसेस बच्चे को नहीं पता होते तो क्या करेगा, मैं कैसे एंट्री दे दूंगा। तो ये पहले भी होते थे, आज भी होते हैं। कीप इन माइंड, हर एक कंसल्टेंट को, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, साथ साथ में जो स्टूडेंट है और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका वीजा आ गया। वीजा आने का मतलब ये नहीं कि आपने पूरी जंग जीत लिया है, ये तो एक शुरुआत है, इसके बाद स्टार्ट होना है। आपकी एंट्री होनी है, एंट्री के लिए आपको पता होना चाहिए आपकी जीआईसी क्या है, आपके पास एलओए क्या है, फी रिसिप्ट कितनी है, कितनी आपने पे की है, कितनी नहीं पे की है, रेस्ट कितनी बची हुई है, किस कॉलेज में जा रहे हो, किस कोर्स में जा रहे हो, कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है, ये सारी चीजें पता ही नहीं होंगी। आप एक तरह से ऐसे ही खड़े हो जाओगे एयरपोर्ट पे जाके इमिग्रेशन ऑफिस के सामने, तो इमिग्रेशन ऑफिस क्या करेगा, वो डाउट करेगा और उसको भगा देगा, डिपोर्ट भी कर सकता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये चीजें पता है तो डेफिनेटली, और उनका राइट है सर, वो खड़े हैं इमिग्रेशन वाले एयरपोर्ट पे, और उनको कोई ऐसा, उनको पता है कि कोई रॉन्ग स्टूडेंट ना चला जाए, कोई रॉन्ग पर्सन ना चला जाए, स्टूडेंट के बिहाफ के रूप में कोई और ना चला जाए, ठीक है। तो वो इसी चीज के लिए खड़े हैं कि उन्होंने यस और नो और रॉन्ग और राइट में जस्टिफिकेशन करनी है, तो वो इसी तरीके से हो सकती है। और उसके लिए आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, खुद थोड़ा सा रिसर्च करने पड़ेंगे, रिसर्च करोगे तब आप आराम से निकलोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पहले भी होते थे, आज भी होते हैं जी। सर हुण असीं गल करदे हां आस्ट्रेलिया बारे। सर स्पाउस वीजे दा की स्टेटस है? देखिए स्पाउस वीजा वैसे देखो, सबसे पहले मैं बताऊं SSVF है, सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीजा फ्रेमवर्क। अगर हम इसकी बात करें तो इमिग्रेशन ने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 में कैटेगराइज किए हुए हैं। इसी तरह से पूरे वर्ल्ड को भी कैटेगराइज किया हुआ है। उनको जो कैटेगरी 1 और 2 है, उनको राइट दे रखे हैं कि वो अपने लेवल पे GT चेक करते हैं, जेन्युइन टेम्परेरी इंट्रेंट। तो हर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटीज देखती है कि कौन सा स्टूडेंट जेन्युइन है, कौन सा नहीं है। पास्ट में कुछ फेक मैरिज पकड़ी गई, ठीक है, और मेरे पास भी एक एग्जांपल है, मैं उसका भी आपको लेटर वो दूंगा, एग्जांपल दूंगा। तो होता क्या है कि इमिग्रेशन की साइट पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि स्पाउस वीजा पे कौन कौन, मतलब कौन नहीं जा सकता, सब जा सकते हैं, चाहे 12th पास है चाहे ग्रेजुएट है। लेकिन कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 कॉलेज को अपनी जो उनकी कैटेगरी है कहीं वो डाउन ना चली जाए, उन सब चीजों को देखते हुए GT क्राइटेरिया को बहुत स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। तो वो सजेस्ट करते हैं कि स्टूडेंट मैरिड वो हो, उसको हम लेना चाहते हैं जो ग्रेजुएट हो, मेन स्टूडेंट ग्रेजुएट हो और उसका जो डिपेंडेंट है वो भी ग्रेजुएट हो। कुछ कॉलेज कहते हैं कि ठीक है कि मेन एप्लीकेंट ग्रेजुएट हो, दूसरा ग्रेजुएट ना भी हो तो भी चलेगा। बट इमिग्रेशन की साइट पे कहीं भी नहीं लिखा। आप 12th पास हैं तब भी आप मैरिज करा सकते हैं और बाहर जा सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट करे। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस हिसाब से मैं सजेस्ट करूंगा जो बच्चा ग्रेजुएट है वही जाए और 6 मंथ मिनिमम आपकी मैरिज पुरानी हो। अभी का एग्जांपल है, मैं एक ऑफिस में बैठा था तो मेरे सामने एक स्पाउस डिपेंडेंट केस के लिए आता है। तो स्टूडेंट थी जो, उन्होंने 6 बैंड ले रखे हैं। मैं खुश हुआ, मैं ग्रेजुएट बच्चा है आराम से जाएगा। मैंने कहा जी आप अपने मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ। मैरिज में उनकी मैरिज जो रजिस्टर्ड हो रखी है और मैरिज दिखा रखी है कि जुलाई में हमारी मैरिज हुई है। और जब उनके डॉक्यूमेंट्स, मैंने कहा जी आप मैरिज फोटो, मैरिज CD दो। तो मैरिज और फोटो CDs में जब मैं देखता हूं तो मेरी हवा गुल हो जाती है। देखा गया कि जो मैरिज तो जुलाई में है, जुलाई मतलब गर्मी पड़ती है। जी। जो मैरिज के फोटोज और CD हैं उसमें जितने भी पर्सन ने पार्टिसिपेट किया है मैरिज में, किसी ने जर्सी पहन रखी है, किसी ने कोटी पहन रखी है, किसी ने कोट पहन रखा है। अरे जर्सी और कोटी कब पहनेगा? जब सर्दी होगी। तो मैंने पूछा सच बता बात क्या है? जी। बोलता है भैया ये मैरिज है ना जनवरी में हुई थी और किसी एजेंट ने हमें मिसगाइड किया इस तरीके से। या फिर एक और कहानी बनाते हैं कि वो बोलते हैं कि ये तो आपकी पुरानी मैरिज होगी है या फिर आपको तो काफी टाइम लगेगा, आप करंट की दिखा दो। तो मीन्स लाइक आपका वीजा कैसे लगेगा यार? आप फर्स्ट स्टेप पे ही आप मिसगाइड कर रहे हो, एजेंट्स को मिसगाइड कर रहे हो, उसके बाद फिर एम्बेसी को मिसगाइड करोगे, वीजा नहीं लगेगा। तो कीप इन माइंड, इन चीजों का आपने खास ध्यान रखना है। जेन्युइन मैरिज के साथ जाओगे तभी कुछ होगा। अगर यही केस एम्बेसी में जाता है तो उसका रिजेक्शन होनी है, बैन भी लगना है। और इन्हीं चीजों से सीख के एम्बेसीज, कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्ट हुए हैं। जी सर, हुण ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। My name is Gurpreet Singh Dhotra. I am from Brada. Today I am very happy because I got my Canada visa. In 2016 I passed out as a mechanical engineer, and after that I did a diploma for CAT camp. And after that I came to Western Overseas, and the faculty of Western Overseas is so polite and so cooperative, and I am very thankful to Ankita ma'am because they guided me in a manner, and so that's why I got my visa within a month.
So lastly, I want to say that if anyone want to go overseas for their further studies, please come and visit. In which college and course you are going? I am going to Parkland College for GBM course. It's Global Business Management. It's in Saskatchewan province. It's 1-year program. After that, he will directly apply for his PR. आज हमारे साथ अनमोल रतन सिंह है। इनका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है फॉर मेलबर्न पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। ये जा रहे हैं बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी। ये जा रहे हैं बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्स में। अगर इनकी प्रोफाइल की बात की जाए तो इन्होंने +2 करी 2016 में फ्रॉम CBSE बोर्ड, जिसमें इनके परसेंटेज थे 53.75 इन मेजर 4 सब्जेक्ट। आफ्टर दैट इन्होंने अपनी स्ट्रीम चेंज करी फ्रॉम कॉमर्स टू फूड प्रोडक्शन। इन्होंने मौलाना यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन किया फॉर 1.5 ईयर्स का। नाउ ही इज गोइंग फॉर हॉस्पिटैलिटी कोर्स एंड इनके आईएल्स में बैंड थे 6.5। सो कांग्रेचुलेशंस अनमोल। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनमोल रतन सिंह, आई एम फ्रॉम सारण। और आज मेरे हाथ में ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है, सिर्फ काजल मैम और विदू मैम की बदौलत। मेरा वीज़ा सिर्फ 11 दिन के अंदर आया और मेरी फाइल को प्रोसेस होने में सिर्फ 33 दिन लगे थे, जिसका कि मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ वेस्टर्न ओवरसीज़ का। पहले भी मेरे फ्रेंड्स और मेरे ब्रदर यहाँ से वीज़ा लगवा के जा चुके हैं और आज वो अच्छी कंट्रियों में सेटल हैं। उसके बाद मैं पहले भी प्रदीप सर की वीडियोस देखता था और उसमें देखता था कि कितने बच्चे अपने बाहर जाने के सपने को साकार कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा, अगर वो भी अपने बाहर जाने के सपने को साकार करना चाहते हैं तो एक बार वो वेस्टर्न ओवरसीज में आके जरूर मिले और अपने सपने को पूरा करें। हेलो, आई एम मनदीप सिंह अरोड़ा, आई एम फ्रॉम लुधियाना। मैं अपना वीज़ा वेस्टर्न ओवरसीज तो लगवाया है, जर्मनी का वीज़ा। मैं पहले कई ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਲੰਧਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਿੰਕੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਅਸੈਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ 47% ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਆਈ ਐਮ ਫਰਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਰੇਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। I did my class 12th in 2016 with 70% marks, non-medical. But unfortunately I got 33% marks in mathematics. Then after that I have a gap of 1 year. After that I did my IELTS, got 6.5 bands, not less than 5.5. After that I went to some consultants in Chandigarh. They said that your profile is so weak that you must pursue your graduation. After that you can apply. So after I saw a video on YouTube of Western Overseas of Kurukshetra branch, there was a boy who got Canada visa. He was having 33% marks in mathematics. After that I thought that if he can get the visa, why I cannot? So I visited Western Overseas, applied from after 32 working days I got my visa. Here is the visa. I'm very thankful to all the staff of Western Overseas. ਸੋ ਐਸੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ। बस मैं यही कहना चाहूंगा लास्ट में, टाइम अलाउ नहीं कर रहा है जी, कि प्लीज आप अपनी लाइफ के खुद के निर्माता हैं, थोड़ा सा हार्डवर्क करिए। आप आइल्स एक चंगे इंस्टीट्यूट से करिए, वेस्टर्न ओवरसीज उसमें एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको आइल्स बहुत अच्छे लेवल पे कराएगा। फिर बात आती है स्टूडेंट वीज़ा की। स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको एक अच्छा कंसल्टेंट, क्वालिफाइड कंसल्टेंट, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप, किसी भी कंट्री में जाना है तो आप वेस्टर्न ओवरसीज की सर्विसेज ले सकते हैं, जिसमें मेरा ऑफिस अमृतसर में है, जलंधर, चंडीगढ़, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, मुगल कनाल में हमारा ऑफिस है। इसके अलावा सोनीपत। आप आइए और आपको खुद डिफरेंस फील होगा, क्योंकि हमारे पास एक क्वालिफाइड टीम है और क्वालिफाइड टीम ने ही वीज़ा लगवाना होता है। जी बिल्कुल। समा सानू अलाउ नहीं कर रहा, पर प्रदीप सर ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਚ ਆਉਣ ਲਈ। थैंक यू। ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਦ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।